पंडित जी गुंजन के घर जाते हैं, जो कि खुले खेत में छावनी बनाकर गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। खेत के पास ही जंगल सटा होने की वजह से जंगली जीव जंतु खेत में मंडराते थे, जहां गुंजन बर्तन मांज रही होती है और उसकी गरीब माँ चूल्हा लगाकर खाना पका रही थी। नमस्ते जानकी बहन, तुम्हारी खातिर बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हारी लड़की के लिए बड़े ही घर का बड़ा अच्छा सा रिश्ता लाया हूँ। बगैर दहेज के शादी करने को तैयार है परिवार, और परिवार भी बड़ा अच्छा है। पंडित जी, आप तो जानते मेरे पास गुजारा करने का कोई आधार नहीं है। किसी तरह इस खेत में सब्जी बोकर बेचकर 2 टाइम के पेट पालने का गुजारा करती हूँ। चिंता मत करो जानकी बहन, जितना तुम्हारी बेटी ने शादी से पहले दुख करा है ना, उतना ही सुख ससुराल में मिलेगा। किसी चीज की कमी घटी नहीं है उनके परिवार को। पहले वो भी तुम्हारी तरह बड़े गरीब थे, लेकिन दोनों बेटे ने खूब मेहनत करी और देखो आज शानदार घर बना लिया है। थोड़े दिनों में गुंजन शादी होकर अपने खुले खेत की झोपड़ी से 2 मंजिल के पक्के ससुराल में आ जाती है, जहां पूरा ससुराल उसका खूब अच्छे से आदर स्वागत करवाते हैं। आइए छोटी भाभी, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुमन दीदी। गुंजन बहू, हमारे यहाँ जब बहू शादी करके आती है तो घर भराई की रस्म करवाई जाती है, ताकि घर में कभी कोई घटी ना हो। इस कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर घर भराई करो। जी माँ। गुंजन गृह प्रवेश करके अंदर आती है। भाग्यवान, अब बहू को कमरे में भेज दो, सफर के थके हारे आए हैं, ठंड का मौसम भी है। हाँ जी, बस मिथिलेश बेटा, बहू को कमरे में ले जा। सभी लोग भी आराम करने कमरे में चले जाते हैं। मिथिलेश गुंजन को कमरे में लाता है, जहाँ हर सुख सहूलियत की चीज लगी थी। कमरा देखने में काफी बड़ा आलीशान था। मिथिलेश झिझक कर पूछता है, गुंजन जी, आज से हम दोनों इस कमरे में रहेंगे। वैसे मैंने आपकी पसंद के हिसाब से थोड़ा बदलाव किया है। आपको कमरा पसंद तो आया ना? जी, कमरा बहुत अच्छा है। जी, वो मैं पूछ रही थी, मैं जो अपने कपड़े साथ लेकर आई हूँ उसे कहाँ जचा दूं? मैंने अलमारी में आधी जगह खाली कर दी है, आप कपड़े वहाँ सेट कर लीजिए, या फिर मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। इसी तरह मिथिलेश गुंजन के साथ बातें बढ़ाता है। थोड़ी देर बाद गहराने के साथ ठंड बढ़ जाती है। कमरे की चमचमाती शीशे की खिड़की से ठंडी ठंडी बर्फीली हवा अंदर आने लगती है। जी, मैं खिड़की बंद करके आती हूँ, ठंडी हवा अंदर आ रही है। ठीक है। जैसे ही गुंजन खिड़की बंद करके आती है तो मिथिलेश तोहफे में नेकलेस देता है। गुंजन, ये नेकलेस मैंने तुम्हें शादी के तोहफे में देने के लिए बनवाया था, सोचा तुम पर अच्छा लगेगा। इतना महंगा नेकलेस देखकर गुंजन से कुछ कहते नहीं बनता है। क्या मैं इसे बाद में पहन सकती हूँ? आप तो जानते हैं शादी से पहले मेरा रहन सहन बहुत ही साधारण और गरीबी भरा था। इस नए परिवार में आकर एक साथ इतनी खुशियां मिल रही हैं कि समेट नहीं पा रही हूँ। अब तो इन खुशियों की आदत डाल लो। रही बात इस तोहफे की, तो तुम्हें जब मन हो तब पहन लेना। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। तभी कुछ सरकारी अधिकारी आकर पूछताछ करते हैं। अरे भैया, क्या ये मनोहर जी का घर है? हाँ जी सर, ये मनोहर जी का घर है। हम उनके बेटे हैं, पर क्या बात है? अरे देखिए, आप लोगों ने जिस जमीन पर यह घर बनवाया है वो सरकारी जमीन के अंडर आती है। आप लोगों को यह घर खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी सदस्य चिंता में पड़ जाते। रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ऐसे कैसे आप हमें हमारा घर खाली करने के लिए कह सकते? ये हमारा घर है। एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर हमने ये घर बनाया। कोई हमें हमारी जमीन से नहीं निकाल सकता है। देखिए माता जी, आप इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकती। हम बस अपना काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और नरमी से पेश आइए। माँ, आप शांत हो जाइए। भाभी माँ को संभालिए। सर, आपके पास कोई नोटिस है हमसे घर खाली करवाने का? देखिए, बाकायदा नोटिस के साथ आए हैं बरखुरदार। आपके परिवार के पास आज का टाइम है। कल ये घर खाली नहीं मिला तो मजबूरन हमें बुलडोजर चलाना पड़ेगा। अधिकारी धमकी सुनाकर चला जाता है। डबडबाई आंखों से मनोहर घर की दीवारों को देखने लगता है। तभी उसके सीने में दर्द उठता है। अरे राकेश के बाबूजी, क्या हो गया तुमको? राकेश, देखना बेटा। पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, कोई हमको हमारे घर से नहीं निकालेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस से होकर आते हैं। दोनों आंखों में आंसू लिए भयंकर ठंड में रजिस्ट्रार दफ्तर जाकर बात करते हैं। देखो जी, आपके पास आपके मकान के पक्के पेपर नहीं है, तो खाली मुंह से दावे कर देने से ये मकान आपका नहीं हो जाएगा। अब तो एक ही तरीका है जिसे आप अपने मकान को बचा सकते हैं। सर, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे अपने मकान को बचाने के लिए। ये मकान हमारी खातिर मकान नहीं, उस घर से भी एक यादें जुड़ी हैं। हम उसे जाने नहीं दे सकते। तो फिर जल्दी से 4 लाख कैश जमा कर दो। मैं कल तक पक्की रजिस्ट्री उठा ले आता हूँ और फिर ये मकान आपका ही रहेगा। आप अपने परिवार के साथ जैसे मर्जी चाहे रहें।
4 लाख की बड़ी रकम सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, क्योंकि सारे पैसे घर बनाने में लग चुके थे। अरे 4 लाख, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? अभी हाल फिलहाल में हमने घर बनवाया है, उसमें सारे पैसे लग चुके हैं। आप कुछ कीजिए सर। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, बस मेरी सलाह मानो तो जाकर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर खाली करने की तैयारी करो। पक्की रजिस्ट्री करवा कर ही इस नोटिस को रफा दफा कर सकते हो, पर तुम पर पैसे नहीं है और बिना पैसे के घर छुड़ा पाना चूना लगाने जितना आसान नहीं है भाई। ये लंच टाइम है, आप दोनों बाहर जाइए अभी। रजिस्ट्रार दफ्तर का अधिकारी अपने दोनों हाथ खड़े कर लेता है, जिससे मिथिलेश काफी ज्यादा भड़क जाता है। अरे तुम सरकारी मुलाजिम क्या सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह खाने के लिए बनकर बैठे हो? गरीबों की बोटी नोच नोच कर अपनी जेब भरते हो और गरीबों को बेआसरा करके छोड़ देते हो। दोनों निराश होकर घर वापस आते हैं। अजी आ गए आप दोनों, क्या बात हुई है? हमें हमारा घर खाली तो नहीं करना पड़ेगा ना? सविता सामान बांधो, अब यह हमारा घर नहीं रहा, हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। पर पापा हम इतने ठंड के मौसम में घर छोड़कर कहाँ पर रहेंगे? मेरी गुड़िया को डर लग जाएगी पापा। दोनों बच्चों को रोते देखकर गुंजन अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, शालू बेटा, निखिल बेटा, हम हमेशा के लिए थोड़ी घर छोड़ रहे हैं। आज से हम सभी थोड़े दिन के लिए घर घर खेलेंगे, इसीलिए हमको ये वाला घर छोड़कर कहीं और जाकर रहना पड़ेगा, और अगर हम गेम जीत जाएंगे तो वापस इस घर में आ जाएंगे। पक्का छोटी मम्मी, अगर हम गेम जीत जाएंगे तो हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। फिर आज से मैं बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करूंगा, खाना भी वेस्ट नहीं करूंगा, अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। फिर हम वापस अपने इस न्यू घर में आकर रहेंगे। निखिल की बातें सुन सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोनों बहू साथ ले जाने को थोड़ा बहुत सामान रख लेती हैं। जैसे ही सब घर से निकलने लगते हैं तभी सरकारी अधिकारी आ जाते हैं। रुको जरा, तुम लोग यहाँ से कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकते। अरे हम अपना साहज सामान क्यों नहीं लेकर जा सकते? एक एक सामान हमने खुद जोड़ा है, घर तो छीन लिया तुमने। और इतने सालों से जो इस सरकारी जमीन में डेरा जमा कर बैठे थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, चुपचाप से ये सामान यहीं पर छोड़ दो। पूरा गरीब ससुराल आखिरी बार अपने घर को देखते हुए सामान के साथ पीछे छोड़ जाते हैं। सबको जाते देखकर विमला कहती है, मैं तो सच कह रही हूँ सुलोचना बहन, रेवती की छोटी बहू के पैर ही खराब थे, तभी तो इसके कदम पड़ते ही बेचारे से उनकी चौखट छिन गई। सही कह रही हो बहन, पूरी की पूरी कुलक्षणी है, इसकी बहू आते ही मनहूसियत फैला दिया। बेसहारा गरीब ससुराल भयंकर ठंड के मौसम में भटकते भटकते चले जा रहे थे, लेकिन कोई उन्हें अपने घर में सहारा नहीं देता। 1-2 जने होते तो कोई भी रख लेता, लेकिन इतने बड़े परिवार को भला कौन रखता? ठंड इतनी कड़कड़ा कर थी, सूरज ने भी अपना मुंह नहीं दिखाया था। काफी चलाओं के बाद सभी एक घने से जंगल में आ जाते हैं, जहां छोटे छोटे गुफा जैसे गड्ढे जमीन के अंदर जा रहे थे, जिसे जंगल की ज्यादातर जमीन धसी हुई थी। शालू दीदी देखो देखो, इस जमीन के अंदर तो कितनी छोटी छोटी गुफा है। तभी शालू जमीन के अंदर गहराई में छोटी छोटी गुफा में चींटी को कतार में चलकर जाते हुए देखती है। अरे बुद्धू, गुफा नहीं है बल्कि इन प्यारी प्यारी चींटियों का घर है। ये चींटी मिट्टी के अंदर ही गुफा लगा कर रहती है। तभी एक पेड़ की जड़ में से मोटा सा चूहा निकलकर चू चू करते हुए जमीन में जाती गुफा में घुस जाता है। हमें चाची देखो कितना बड़ा चूहा था। मम्मी चूहा तो जमीन के अंदर गुफा में चला गया, उसे तो अंदर सांस भी नहीं आएगी, वो मर गया। तो निखिल बेटा, जंगल में रहने वाले जीव जंतु इसी तरह जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर या गुफा लगाकर या मांद बनाकर रहते हैं, क्योंकि इनको भी ठंड लगती है। इसीलिए ठंड के मौसम में ये मिट्टी के अंदर गुफा बना लेते हैं ताकि उनके शरीर को गर्माहट मिलती रहे। सविता की बात सुनकर निखिल जमीन की गहराई में जाते उन गुफाओं को गौर से देखने लगता है। फिर तो हम लोग भी जमीन के अंदर गुफा बनाकर रह सकते हैं मम्मी, इससे हमको भी ठंडी ठंडी नहीं लगेगी। निखिल की गुफा में बसावट करने की और रहने की बात अटपटी तो थी, लेकिन कहर बरसाते मौसम में बेसहारा गरीब ससुराल वालों के लिए ये उपाय डूबते को तिनके के सहारे की तरह लगता है। भाभी, निखिल ने अनजानेपन में भी एक सही बात कही है। पहले जब हमारे पूर्वज के पास घर नहीं हुआ करते थे तो वो लोग भी गुफा में ही रहन सहन करते थे, क्योंकि गुफा मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं, इसीलिए काफी ज्यादा गर्माहट प्रदान करते हैं। मगर सुमन, इस घने जंगल में तो पूरी की पूरी जमीन में पेड़ों की मोटी मोटी जड़ें फैली हुई हैं। हम इसी जमीन पर कुटिया बना लेते हैं। आज तो ठंड में काफी चलाव पड़ गया, पैरों को मेरे तो पैर सूज कर मोटे हो गए हैं। पता नहीं घने जंगल में हमें शरण लेने की जगह मिलेगी कि नहीं। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्योंकि इस हिस्से में तो जंगल के ज्यादातर जीव जंतु ने बसावट कर रखी है। ऐसे ठंड के मौसम में रात में समय में उनके बीच रहना खतरे से खाली नहीं होगा। सभी थरथराते हुए थोड़ा और चलते हैं।
जंगल काफी ज्यादा घना और चारों तरफ से पेड़ों से घिरा होने की वजह से 4 गुना ज्यादा सर्दी, धीरे धीरे सफेद कोहरा पूरे हिस्से को ढक रहा था। तभी उन्हें कोहरे के बीच में एक पथरीला गुफा दिखाई देता है। सभी चलकर गुफा के बाहर आकर खड़े हो जाते। गुफा के ऊपरी सतह के पथरीले हिस्सों में से हरी भरी लताएं लगी हुई थी। दादी, मम्मी, क्या अब हम इस गुफा वाले घर में रहेंगे? चलो ना सब लोग अंदर चलते, बाहर जोर की ठंडी लग रही है। हच्चू! मेरे हिसाब से हम सब लोगों को इकट्ठा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। क्या पता इस गुफा के अंदर कहीं किसी मांसखोर जानवर ने मांद लगा रखा हो। अरे देखो, शायद से वहाँ पर गुफा है। दोनों सर्दी से थर-थर कांपते हुए सावधानी बरतकर अंदर जाते हैं। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती तो सभी घबराने लगते हैं। मिथिलेश, राकेश, अरे कहाँ रह गए दोनों? बाहर आओ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ, आप सभी लोग यहाँ पर रुकिए, मैं और भैया देखते हैं। पूरा ससुराल गुफा के अंदर आते हैं, जहाँ काफी ज्यादा गर्माहट थी। लगता है इस गुफा के अंदर कोई भी जानवर आता जाता नहीं है। तभी तो यहाँ पर मम्मी, यहाँ पर सूखी घास भी है, हम इसे उखाड़ दे। बच्चे, लेकिन इसी सूखी घास को इकट्ठा करके रखना आग जलाने के काम आएगा। थोड़ी देर में गुफा साफ सुथरा करके गुंजन सूखी घास से आग जलाती है। सभी आग ताप कर शरीर को गर्म करते हैं। तभी जंगल से जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आती हैं। गुफा बिल्कुल खाली है और अंदर काफी जगह है। हम आराम से इसमें बसावट करके रह सकते हैं। गुंजन, तुम भाभी के साथ अंदर जाकर सफाई करो, तब तक हम लकड़ियां इकट्ठा करके लाते हैं। तभी लकड़ी काटते हुए दोनों भाई को जमीन पर धम धम भारी जानवर के चलने की आवाज आती है, जिससे डर के मारे दोनों के पसीने छूट जाते हैं। लगता है कोई जानवर हमारी तरफ बढ़ रहा है। भैया, इन जानवरों की सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज होती है। यहाँ से हमारा गुफा भी काफी दूर है, अभी कैसे बचा जाए? तभी दोनों को काफी ठोस और मजबूत देवदार के पेड़ दिखते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी जानवरों का बड़ा झुंड, हाथी, हिरन, खरगोश सब जाते दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुफा के अंदर बैठा बाकी का गरीब ससुराल के चेहरे पर व्याकुलता दिख रही है। मम्मी, अभी तक पापा चाचा क्यों नहीं आए? कोई जानवर पापा चाचा को खा तो नहीं गए? मुझको बहुत डर लग रहा है। चलो ना मम्मी, अपने घर चलते हैं। निखिल को ऐसा बोलते देखकर रेवती रोते हुए उसे डांट देती है। चुप कर एकदम, तू कुछ भी मुंह से निकाल रहा है। अरे हम लोगों के चलते ही वो दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर भोजन जुटाने गए। पता नहीं कहाँ होंगे, साल में होंगे। बाहर तो कोहरा भी कितना ज्यादा है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। जेठ जी और मिथिलेश जी दोनों जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित और महफूज होंगे। मैं देख कर आती हूँ। गुफा के बाहर कोहरे का घना धुआं चलते देखकर सुमन गुंजन को जाने से मना कर देती है। भाभी, गुफा के बाहर मत जाइए, बाहर कोहरे के चलते कुछ भी नहीं दिख रहा है। भैया आ जाएंगे। सुमन दीदी, आप चिंता मत करो। इससे पहले भी मैं अपनी माँ के साथ गांव में खुले खेत में रही हूँ, इसलिए मुझे आदत है। गुंजन जल्दी से एक लकड़ी लेती है और उस पर कुछ सूखी घास लपेटकर मशाल जलाकर बाहर दोनों को ढूंढने के लिए जाती है। तभी दोनों लकड़ियां और खाने के लिए कुछ फल तोड़कर लाते हुए दिखते हैं। अच्छा हुआ जो आप दोनों आ गए। माँ जी कब से चिंता कर रही थी। इस जंगल में काफी ज्यादा खतरनाक जानवर भरे हुए हैं। यहाँ गुफा में रात के वक्त निकलना जानलेवा है। चलो जल्दी से। थोड़ी देर में तीनों गुफा के अंदर आते हैं और लकड़ी का अलाव चलाते हैं, जिससे गुफा में सुनहरी रोशनी भर जाती है और सभी को गर्माहट मिलती है। पापा, मुझे तेज की भूख लगी। आप लोग खाने के लिए क्या लाए हैं? बेटा, हम खाने का जुगाड़ करने ही तो गए थे। देखो कितने मीठे मीठे पके बेर, शहतूत और अंजीर तोड़ कर लाए हैं। अरे वाह बेर, ये तो मेरे पसंदीदा है। शालू पके पके बेर देखकर चुन लेती है। पूरा ससुराल थोड़े थोड़े फल मिल बांट कर खाकर ही भूख मिटाता है। आहा, ये फल तो बिल्कुल अमृत जितने मीठे हैं, लेकिन इतने घने जंगल में तुम्हें फल कहाँ मिल गए? पिताजी, आप भूल गए, जब हमने बहुत ज्यादा गरीबी देखी थी तो इसी जंगल से लकड़ी काटकर हमने बेचने का काम किया है। तो हमें इन फलों के पेड़ों का अंदाजा था कि किस भाग में होंगे। वैसे आपको पता है मिथिलेश भैया, ये अंजीर ठंड के मौसम में खाना शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये गर्म फल है जो शरीर को गर्माहट देता है। खाने के बाद सभी सूखे पुले का बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं। इसी तरह गुफा के अंदर बसावट करके गरीब ससुराल वालों की ठंड भरी रात कटती है और सुबह होते ही कोहरा साफ होने लगता है। हम दोनों भाई लकड़ी काटकर बेचने के लिए जा रहे हैं। शाम को आते वक्त राशन लेकर आएंगे। इतना कहकर दोनों भाई ठंड में कांपते कांपते लकड़ी काटने चले जाते हैं। जंगल का पूरा भाग रात भर ओस गिरने से भीगा हुआ था।
हो, कल तो किसी तरह थोड़ी बहुत फल खाकर हमने पेट का गुजारा कर लिया, लेकिन जब तक हमें ठंड के मौसम में इस गुफा में बसावट करके रहना है, तब तक खाना पकाना करने के लिए चूल्हा भी बनाना पड़ेगा। यदि हम गुफा में चूल्हा बनाएंगे तो घमस से भर जाएगा। यहीं पर चूल्हा बना लेते हैं, खुले में धुआं भी चला जाएगा। दोनों गुफा के बाहर वाली जगह को साफ सुथरा करती हैं। साफ सफाई तो हो गई, अब हमें चूल्हा और बर्तन बनाने के लिए ढेर सारी मिट्टी चाहिए होगी। इतना बड़ा घना जंगल है तो यहाँ पर पानी का स्रोत तो मिल ही जाएगा। दोनों बहुएं ठंड में पानी और मिट्टी की तलाश के लिए गुफा से दूर दराज जाती हैं, जहां उन्हें नदी दिखाई देती है, जिसमें बिल्कुल साफ शुद्ध पानी कल कल बह रहा है, जिसमें ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियां ऊपर की तराई में चल रही थीं। जेठानी जी, नदी में कितनी सारी मछलियां भरी पड़ी हैं। पता है, मछली खाने से शरीर में ठंड में गर्माहट मिलती है। 2-4 बड़ी मछली ले चलते हैं। नदी का पानी तो बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा है। पानी छूते ही मेरे तो हाथ सुन्न पड़ गए हैं। मेरे बस की नहीं इतने बर्फीले पानी में से मछली निकालने की। सविता नदी किनारे की सूखी जमीन से मिट्टी खोद लेती है, वहीं गुंजन ढेर सारी मछलियां पकड़कर केले के पत्ते तोड़कर उनमें रख लेती है। अब दोनों वापस गुफा में आते हैं, जहां जंगल के कुछ कुछ हिस्सों में हल्की हल्की धूप की किरण उन पर पड़ रही थी और गुफा के अंदर ही बैठकर रेवती और सुमन पत्तों के प्लेट और बर्तन बना रही थी। मम्मी देखो, इस बार मैंने भी आपकी तरह प्लेट बना लिया। इस बार तो तूने बिल्कुल अच्छा प्लेट बनाया है। इस पर हम आराम से खाना खा सकते हैं। अरे माँ जी, मैं और गुंजन तो आ ही रहे थे, रसोई की व्यवस्था कर लेते। आप क्यों परेशान हो रही हैं? बहू, तुम दोनों ऐसे बुरे वक्त में इस परिवार को साथ लेकर चल रही हो, यही बड़ी बात है। ठंड तो सबके लिए एक समान है। मिल बांट कर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तब रेवती सविता के साथ लगकर चूल्हा बनाने में मदद करती है, तो वहीं सुमन गुंजन के साथ ठंडे ठंडे मिट्टी को गूंथ कर बर्तन बनाती है, जिससे दोनों के हाथ सर्दी से लाल भी पड़ जाते हैं। तब दोनों लकड़ी सुलगाकर भट्टी में उन बर्तनों को पक्का कर मजबूत करती हैं। भाभी, इस तरह से खुली रसोई तो जंगल का कोई भी जानवर तोड़ सकता है। क्यों ना हम इसे पत्थर से घेराव कर दें ताकि जानवर हमारी रसोई को नुकसान ना करे। सुमन का पत्थर से रसोई ढकने का आइडिया सभी को जच जाता है। सभी वहां से बड़े बड़े पत्थर चुनकर लाते हैं और रसोई की पत्थर से दीवार बनाना शुरू करते हैं, जिसके ऊपर गुंजन बड़े बड़े पत्तों से उनकी छत बनाती है। अब उनका गुफा के बसावट के साथ साथ जुगाड़ू पत्थर की रसोई भी बनकर तैयार थी। सभी को गर्मा गर्म खाना बनाकर परोस कर खिलाती हैं। इसी तरह वक्त बीतता है। गरीब ससुराल वालों का ठंड भरी मौसम में गुफा के ससुराल में जीवन यापन जारी था। अब धीरे धीरे ससुराल वालों के लिए उस घने जंगल में गुफा में रहना आम सा होने लगता है। तभी एक दिन गुफा के बाहर ही जब निखिल खेल रहा होता है, तो उसे एक सफेद सुंदर सा खरगोश उछलते हुए दिखता है। अरे वाह, कितना प्यारा खरगोश है, इसे तो मैं पकड़ के रहूंगा। खरगोश के पीछे भागते हुए निखिल जंगल के अंदर भटककर जानवरों की मान के पास पहुंच जाता है, जहाँ एक तेंदुआ उसे खाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। मम्मी पापा, बचाओ मुझको, बचाओ। मेरे पीछे तेंदुआ पड़ गया है। आखिर में सविता, जो कि चूल्हा लगाकर गुफा के बाहर की रसोई में खाना बना रही होती है, वह निखिल को बचाती है। इतने में दोनों के पति सरकारी अधिकारियों के साथ चल कर आते हुए दिखते हैं। आप लोग हमारा घर छीनकर, क्या आप लोगों के कलेजे में ठंडक नहीं मिली जो यहाँ भी चले आए हैं? देखिए, हमें माफ कर दीजिए, गलती आप लोगों की नहीं थी। वो घर शुरू से आप लोगों का ही था। बस जिस अफसर का घर खरीद दर्ज करने का काम था, उन्होंने उस जमीन को सरकारी जमीन में चढ़ा दिया था। आप जाकर अपने घर में वापस रह सकते हैं। ये सुनकर गरीब ससुराल वालों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ गुफा वाले बसावट से जुड़ाव और उसे छोड़कर जाने का दुख भी दिख रहा है। आखिर में वो खुशी खुशी अपने घर में आकर रहने लगते हैं।